नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 7वां महिला आश्रम यह पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। तो बच्चों, आइए हम महिला आश्रम यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लेखक के जीवन परिचय और गद्य संबंधी परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले कालेलकर जी उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है हिंदी, राष्ट्रीय भाषा शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि। गद्य संबंधी विषय के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो बच्चों, हम आइए महिला आश्रम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएंगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। लेखक जी बता रहे हैं कि उन्होंने सरोज को पत्र लिखा है और बता रहे हैं कि अगर उस पत्र में आश्रम में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरह से उसके नियम होने चाहिए, इसके बारे में अगर वो लिखेंगे तो उनकी बहन यह सोचने में मदद मिलेगी कि आश्रम की व्यवस्था जो है वो कैसे होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें। लेखक बता रहे हैं कि आश्रम में जो भी महिलाएं आएंगी वह अपने कपड़े की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था खुद से ही करके आएंगी। और जो ज़्यादा अगर गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोग, यानी जो उनको उस आश्रम में लेकर आए हैं, वो लोग उसके खर्चे के बारे में देखेंगे। और फिर लेखक यह बताते हैं कि अगर कोई महिला अगर आश्रम के नियम से में या फिर और कोई अगर दिक्कत परेशानी हुई तो वो उन्हें छोड़कर जा सकती है। उन्हें इस पर कोई दबाव नहीं रहेगा। और अगर कोई आश्रम से उन महिलाओं को निकालना चाहता है किसी कारणवश, किसी परेशानीवश, तो वो उन महिला को 3 महीने की पहले नोटिस देकर फिर उसके बाद उन्हें आश्रम से निकाल सकता है। लेकिन इसके पहले उन्हें बहुत सोच कर समझ कर यह कदम उठाना पड़ेगा। आगे लेखक हमें बता रहे हैं कि किस तरह का आश्रम रहेगा।
तो वो बता रहे आश्रम जो है वह किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन को हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। पढ़ाई की आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकें। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके। ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो बच्चों, हम पहले कुछ कठिन शब्द के अर्थ देख लेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। कुटीर आश्रम का मतलब है कुटी मठ, यानी जहाँ बेसहारा महिलाओं के लिए रहने का स्थान बनाया जाता है। कल्पना यानी कोई नई बात सोचना। व्यवस्था यानी प्रबंध। संचालन यानी चलाना, नियंत्रण। सिफारिश यानी किसी के पक्ष में किसी दूसरे से कुछ कहना। चिपकना यानी जुड़ा या जोड़े रहना। सदाचार यानी अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। स्वावलंबन यानी अपना ही भरोसा करना, दूसरों का सहारा न लेना, यानी सेल्फ डिपेंड होना, खुद के ऊपर निर्भर रहना। आग्रह यानी अनुरोध। उद्योग यानी काम धंधा। कुढ़न यानी खींच। बेखटके यानी बिना किसी संकोच के, निसंकोच। सदुपयोग यानी सही उपयोग। पवित्र यानी शुद्ध, निर्मल। कलह यानी विवाद या झगड़ा, और कुढ़न यानी खींच होता है। तो बच्चों, लेखक हमें यह बता रहे हैं कि आश्रम जो है वह किस तरह का होना चाहिए। यानी आश्रम में कोई एक नियम, मतलब एक ही धर्म को अपनाने वाले लोग नहीं रहेंगे वहाँ पे। चाहे कोई भी धर्म के लोग आसानी से रह सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो नियम है वह एकदम इस तरह का, सभी जो लोग हो वह स्वावलंबी हो वहाँ के लोग, और सदाचार यानी सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले हो, और जो खुद के ऊपर निर्भर रहना चाहते हो, इस तरह से लोग रहें। और वहाँ का जो मतलब और कोई भी महिला जो भी जिनको सहारे की ज़रूरत है, वो निसंकोच वहाँ पर आकर बिना किसी झिझक के, बिना किसी खींच के वो आसानी से रह सकता है। जिससे कि मतलब इस समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें इस मतलब कहीं ससुराल से या कहीं से उनको निकाल दिया जाता है, तो वो आसानी से अपना जीवन यापन इस आश्रम में आकर कर सकती हैं। इस तरह का आश्रम होगा जहाँ पे कोई झंझट, किसी भी चीज़ की, किसी भी समिति या समुदाय का झंझट, दिक्कत, परेशानी कुछ भी नहीं रहेगा। वो अपना जीवन जो है सुंदर तरीके से बिना किसी झिझक के चला सकती हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं। तो इस तरह से आश्रम का जो नियम वगैरह रहेगा, तो उनकी बहन को भी, यानी लेखक की बहन को भी आश्रम चलाने में कोई कठिनाई या कोई परेशानी नहीं होगी। वो आश्रम आसानी से चला सकती हैं। फिर आगे लेखक हमें क्या बता रहे हैं अपने पत्र के माध्यम से कि आश्रम जो है वो किस तरह से चलाया जाए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन
के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का मुझे ख्याल मुझे है। लेखक बता रहे हैं कि संस्था चलाने का भार, यानी जो भी महिलाएं आश्रम में आएंगे रहने के लिए, वह उस आश्रम को चलाने का जिम्मा खुद ही ले लेंगी, यानी उसकी जिम्मेदारी वो खुद ही उठा लेंगी। क्योंकि महिलाएं तो हमेशा हर एक चीज़ में कुशल होती हैं, वो इतनी सक्षम रहती हैं कि वह जो है वह खुद ही उस भार को उठा लेंगी। तो हमें भार यहाँ पे उसका अर्थ जिम्मेदारी से है। तो इसके लिए यानी आश्रम के लिए अलग से किसी को मतलब हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जो है वो कह रही है कि और जो बाकी की ज़रूरत रहेगी तो वह बहन उनको सिखा देंगी, जैसे संगीत, भक्ति और बाकी सबको प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना, ये सब जो है वो तो बहन जो है वो उन्हें सिखा देंगी। बाकी फिर कुछ दिन के बाद जब आश्रम चलने लगेगा तो कुछ दिन के बाद जो भी संस्था रहेगी, जो ज़मीन के छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे, यानी जहाँ पर जितना भी आश्रम के अगल बगल ज़मीन रहेगा उस पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। और उस संस्था के नियम मतलब जो भी है वहाँ पे 2-3 महिलाएं 2-2, 3-3 का परिवार बनाकर रहना शुरू करेंगी और फिर वो 4-5 परिवार चलाएंगी और इस तरह से अपनी संस्था वो लेखक बता रहे हैं कि इस तरह से संस्था उन्होंने देखी भी है कि किस तरह से एक आश्रम के लोग छोटे छोटे अपने परिवार बनाकर एक मिलजुल कर एक साथ कितने अच्छे से रहते हैं। और फिर वो बता रहे हैं इस तरह से उनकी शक्ति जो है वो और भी बढ़ेगी और उनकी कुशलता, मर्यादा भी उन्हें ख्याल रहेगा। इस तरह से वो बता रहे हैं क्योंकि महिलाओं की जो है उनके बहन के इस तरह के काम करने से उनकी इज्जत और भी बढ़ेगी और सब उन्हें अधिक सम्मान देंगे। फिर आगे लेखक अपने पत्र के माध्यम से अपने बहन को क्या बता रहे हैं हम वो भी पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। कुछ कठिन शब्द के अर्थ हैं जैसे निमित्त मात्र। निमित्त का मतलब होता है साधनभूत, कारण। और फिर दूसरा यथा समय, यानी जितना समय चाहिए उतना समय ले लो। तो फिर आगे जो है और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने सामने, यानी कार्य रूप में। तो लेखक बता रहे हैं कि अगर मैं इसमें प्रत्यक्ष यानी सामने से कोई हिस्सा लिए बिना ही तुम्हारा सहारा बना रहूँगा, यानी लेखक पत्र के माध्यम से जो भी उन्हें ज़रूरत लगे, यानी जो भी उन्हें सलाह की ज़रूरत होगी वो उस तरह से सलाह देकर अपना सहारा, उनका सहारा बनते रहेंगे। और फिर बहन जो थी उनकी वो आसानी से इस काम को, इस संस्था को चला सकेंगी और जो भी उसकी ज़रूरत होगी वो उनको पूरा करेंगे, लेखक बता रहे हैं। तो फिर लेखक बता रहे हैं कि इस तरह से अगर तुम इस पर विचार कर लो कि हाँ ये काम सही रहेगा, आश्रम चलाने की व्यवस्था सही रहेगी, तुम जितना समय तुम दोनों को चाहिए, तुम दोनों यानी उनकी जो बहन थी वो और सरोज कर जो थी, उन दोनों के लिए बोलते हैं कि जितना समय चाहिए उतना समय तुम लोग ले लो। और फिर अगर तुम्हारा इस उत्तर पे है मतलब आगे का फैसला क्या है तो मैं फिर आगे विचार करूँगा कि क्या क्या इस आश्रम से संबंधित और क्या क्या करने हैं। फिर लेखक आगे मौसम के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ जो है सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथेमम फूल बहार में है, उसकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो।
और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन आ गए। उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था। जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इतने सुंदर फूल दिए इसने। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो। ऐसी लगती दो एक महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दिया। फिर लेखक बताने लगे कि वहाँ जो है अब ठंडी का मौसम आ गया है और बहुत सारे फूल जो है वो खिलने लगे हैं, यानी फूलों के खिलने का समय आ गया है। और वो बता रहे हैं कि जो है उन्होंने इस तरह के फूल खिलने चालू हो गए। जो फूल खिलने लगे, गुलदाउदी, क्रिजेंथेमम आदि, गुलाब और कोसमोस, ये सब फूल के उन्होंने बारे में बताया कि ये सब खिलने लगे। और एक पौधे के बारे में वो बता रहे हैं, एक फूल के जो जिसका नाम, वो बता रहे हैं कि जो वो पहले रास्ते पे लगा हुआ था, लेकिन जो भी आता उसके फूल को तोड़ते रहता था। तो फिर उन्होंने उसे तोड़कर अपने पास लगा दिया, घर के पास लगा दिया, और फिर उसने बहुत ही अच्छे फूल दिए, लेकिन अब वो सूख गए हैं। और फिर परसों ही वो बता रहे हैं लेखक कि उसके पेड़ को उन्होंने विदा किया, यानी उसे निकाल कर फेंक दिया। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरु 21/12/44, यानी इस गुरुवार के दिन 21 तारीख को दिसंबर के महीने में 1944 को काका कालेलकर जी ने यह पत्र प्रिय सरोज को लिखा था। अब दूसरा पत्र उन्होंने भेजा है और उस पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेंगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए एक कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। काका कालेलकर ग्रंथावली से। फिर काका कालेलकर जी सरोज को दोबारा पत्र लिखते हैं और फिर बताते हैं कि तुम्हारा जो पत्र मिला वह 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज मिला है। और फिर वह बताते हैं कि और अब तुम्हारी तबीयत जो है वह कमज़ोर हो चुकी है, तब तक तुम मुझे वो कह रहे हैं कि मुझे हर एक सप्ताह में मुझे एक पत्र चाहिए ही। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है, पता चला है, तो तब तक तुम जवाब जो है वो रेहाना लिखेगी पत्र में। और फिर उनका कहना था कि वो चाहते थे कि उर्दू में लिखना प्रारंभ करें, यानी उर्दू सीखने के लिए वो बोल रहे थे काका कालेलकर जी सरोज से। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही तब तक तुम आराम करो, और बाकी फिर जब सही हो जाओ तब तुम जो करना है करो। और फिर वो बता रहे हैं कि तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स वगैरह ये सब मंगा के रखे, लेकिन अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस बदलाव किए वो, यानी उनके पास से उन्होंने फूल के गमले निकाल दिए, सादे क्रोटन को ही रहने दिया, ये सब के बारे में वो पत्र के माध्यम से सरोज को बताते हैं।
तो बच्चों, यह जो महिला आश्रम था, इनके पत्र के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वो काका कालेलकर जी जो थे वो प्रेम, सामाजिक लगाव के प्रति कितने जुड़े हुए थे और उन्हें प्रकृति से भी प्रेम था। और उन्होंने मतलब महिलाओं के प्रति क्या क्या उनके मन में विचार थे, इस तरह के उनके बारे में पता चलता है। उनके बारे में यह पता चलता है कि महिलाओं को वो कितना सम्मान देते थे और महिलाओं के प्रति उनके दिल में कितनी इज्जत थी। तो बच्चों, यह महिला आश्रम, यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।